अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय यीशु और हर धर्म को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहां भी हैं, खुश हैं, सेहतमंद हैं और अल्लाह, भगवान, ईश्वर या खुदा, जिससे भी आप दुआ मांगते हैं, वो आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। जो लोग परेशान हैं, ऊपर वाला उनकी परेशानियां आसान करे। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा, स्वास्थ्य और सुकून दे। और जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आत्मा को शांति और रहमत मिले। तो आज भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आज सुनने वाले हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रहस्य, एक अनुभवी, एक डर की दास्तान है, जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। अब जो भी अपने अपने तरीके से दुआ या प्रार्थना करते हैं, वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम इन अनदेखी मखलूकात का जिक्र करते हैं, तो कहते हैं वो सुनने चली आती हैं। तो दिल थाम लीजिए, रोशनी थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इस बार कहानी नहीं, डर खुद बोलेगा। रात के 1:30 शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन एक पुरानी शांत सी दिखने वाली होटल के अंदर कुछ जाग रहा था। कुछ ऐसा जिसकी मौजूदगी सांसों को जमाने के लिए काफी थी। उस रात ड्यूटी पर सिर्फ एक लड़का था, एक साधारण सा नाइट स्टाफ, जिसके लिए यह बस रोज की तरह एक और शांत रात होनी थी। लेकिन उस रात दरवाजों ने अपने आप खुलना शुरू कर दिया। कैमरों में अजीब आकृतियां दिखने लगीं और गलियारों में गीले पैरों के निशान उभर आए। और फिर अचानक हल्की सी एक घंटी, टिंग, उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देने वाली थी, पहले और बाद में। क्योंकि उस रात लाइब्रेरी में जो आया था, वह इंसान नहीं था। वह न तो दिखाई देता था और न ही पूरी तरह गायब होता था। वह सिर्फ दस्तक देता था, धीरे, लगातार, जैसे किसी को बाहर बुला रहा हो। और यह कहानी उसी एक रात की है। एक ऐसी रात जहां हर आवाज, हर परछाई, हर सांस मौत की चेतावनी बन गई थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है रात की दस्तकें, नाइट ऑफ द नॉक। एक ऐसी सच्ची घटना जैसी लगने वाली कहानी, जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। रात का समय था, लगभग 1:45। आसमान इतना शांत था कि जैसे किसी ने दुनिया की सारी आवाजें म्यूट कर दी हों। सड़क सुनसान, हवा ठंडी और बिल्कुल स्थिर। उस वीरान रात में केवल एक इमारत जाग रही थी, एक छोटा सा पुराना मोटेल, जहां मैं काम करता हूं। मेरा नाम आदित्य है और मैं पिछले 1 साल से इस मोटेल की नाइट शिफ्ट संभाल रहा हूं। मैं इस नौकरी को हमेशा आसान समझता था, कम मेहमान, कम शोर, कोई झंझट नहीं। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई कि रात की खामोशी कितनी भारी होती है। लेकिन जिस रात की बात मैं आज लिख रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि उस रात मुझे एहसास हुआ कि हर बजती हुई घंटी के पीछे इंसान नहीं होता, कभी कभी कुछ और भी इंतजार कर रहा होता है। पहली दस्तक रात 2:03 पर हुई। मैं बैक ऑफिस में था, एक छोटा कमरा जहां एक पुरानी लकड़ी की मेज, एक टूटा सा सोफा और एक मॉनिटर लगा था, जिसमें सभी सीसीटीवी कैमरों की फीड आती थी। मैं फोन पर स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक टिंग, रिसेप्शन बेल बजने की तेज आवाज गूंजी। आधी रात के बाद इस बेल का बजना बहुत कम होता है। मैं उठा और आगे गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। लॉबी खाली, दरवाजे बंद, हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा शायद किसी बग से घंटी बज गई हो। मैं वापस आ ही रहा था कि टिंग टिंग 2 बार लगातार। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था, उतनी तेजी से काउंटर तक पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं। खाली कुर्सियां, बंद दरवाजा, चुप्पी। मेरी गर्दन के पीछे अजीब सी ठंड फैलने लगी। रात की खामोशी मेरे कानों में भारी पड़ने लगी। मैंने खुद को समझाया, आदित्य, शांत रहो, मशीनें गड़बड़ा सकती हैं, हौसला रखो। लेकिन अंदर का डर धीरे धीरे जाग रहा था। फिर 2:20 पर कैमरे ने उसे पहली बार दिखाया। लॉबी कैमरे के फुटेज में काउंटर के बाईं ओर बिल्कुल सबसे पीछे की कुर्सी पर एक परछाई। पहले तो मुझे लगा यह कोई रिफ्लेक्शन है, लेकिन परछाई धीरे धीरे उठी और काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, जैसे किसी गहरे सूट की होड़ उसके माथे तक आई हो। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, धीमी, खिंची हुई, बिना आवाज की। वह धीरे धीरे काउंटर की तरफ आया और तभी उसका हाथ उठकर घंटी पर पड़ा। टिंग! मेरी सांस अटक गई।
क्योंकि कैमरे पर मैं देख सकता था कि उसका हाथ घंटी दबा रहा था, लेकिन असल लॉबी में वह नहीं था। एक भी इंसान नहीं। मैंने डर से वापस मॉनिटर की तरफ देखा। कैमरे में वही आदमी खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन मुड़ी, ऐसा लगा वह सीधे कैमरे के भीतर मेरे चेहरे को देख रहा हो। उसकी आंखें गहरी, काली और बिना झपकती हुई। मुझे लगा वह स्क्रीन से निकलकर मुझे पकड़ लेगा। 2:33 पर मैंने रिसेप्शन के नीचे कुछ सुना। धीमे धीमे खुरचने जैसी आवाजें, श्रुश श्रुश, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को रगड़ रहा हो। मैंने साहस करके काउंटर के पास कदम रखा और नीचे झांका। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, हल्की सी क्लिक की आवाज। किसी ने घंटी छुआ। मैंने सिहर कर फिर नीचे देखा और एक पल को मुझे लगा किसी का हाथ वहां से हट रहा था। चमड़ी अजीब पीली, लंबी उंगलियां। मेरी रूह कांप गई। 3 बजे मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। धड़-धड़, धीमी लेकिन स्पष्ट। मैंने मॉनिटर में देखा, बाहर कोई नहीं, लेकिन दस्तकें रुक नहीं रहीं। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। थोड़ी देर सुनता रहा, फिर खिड़की के शीशे से बाहर झांका। खाली सड़क, खाली पार्किंग, खाली फुटपाथ, पर दस्तकें मेरे बिल्कुल पास। धड़ धड़ धड़। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपना सीना हिलता महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? चुप्पी, फिर रटिंग, घंटी। पीछे से मैंने पलटकर देखा। काउंटर पर घंटी बज रही थी। मैं दरवाजे के पास था, तो फिर उसे कौन बजा रहा था? मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। मैं भागता हुआ बैक ऑफिस पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। 3:15, लॉबी कैमरा बंद हो गया। बस एक झिलमिलाती काली स्क्रीन। बाकी कैमरों में सब नॉर्मल दिख रहा था। मैंने स्क्रीन को थपथपाया, तार चेक किए, कुछ नहीं। फिर अचानक जटाक, स्क्रीन चालू हो गई और उसमें वह आदमी सीधा कैमरे के बिल्कुल करीब खड़ा था। इतना करीब कि उसकी सांस जैसे स्क्रीन पर धुंध छोड़ रही हो। उसने धीरे से अपना सिर तिरछा किया और मुस्कुराया, लेकिन उसके दांत तेज, लंबे, मानो चाकू काट दे। और फिर उसने हाथ उठाकर सीधे कैमरे पर उंगली रखी, जैसे मुझे इशारा कर रहा हो कि मैं यहां हूं, तुम जहां भी जाओ, मैं तुमको देख रहा हूं। मैं चीख भी नहीं पाया, शब्द गले में ही अटक गए। 3:28 पर मेरी बैक ऑफिस की कुंडी हिली। धीरे धीरे, क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे कोई बाहर से खेल रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोन उठाकर 112 डायल किया। मैंने बस इतना कहा, प्लीज, कोई है यहां अंदर, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बात खत्म की, कुंडी की आवाज रुक गई और अगले ही सेकंड लॉबी का कैमरा फिर चालू हो गया। और अब वह आदमी काउंटर के बिल्कुल ऊपर चढ़कर खड़ा था, नीचे झुककर घंटी के पास, और उसने पैरों से घंटी दबाई। टिंग। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं बैक ऑफिस के अंदर था, दरवाजा बंद, कुंडी लगी हुई और बाहर से आती आवाजें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थीं। मैं किसी तरह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथों से फोन बार बार फिसल रहा था। 112 ने कहा था, यूनिट भेज रहे हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट उस चीज के साथ अकेले? मेरे लिए हर सेकंड एक उम्र जैसा लग रहा था। बैक ऑफिस छोटा था, दीवारों पर धूल जमी हुई, एक पुरानी फाइलों से भरी अलमारी, एक चमकहीन बल्ब और मॉनिटर की नीली रोशनी। लेकिन उस छोटे से कमरे में भी मुझे एक अनदेखी परछाई का एहसास हो रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं बार बार मुड़ता, पर वहां कोई नहीं होता। लेकिन यह एहसास वह मेरे कंधे के इतने करीब था कि उसकी ठंडक त्वचा छूती महसूस हो रही थी। 3:37 सुबह कैमरे ने असंभव चीज दिखाई। मैं मॉनिटर पर नजर गड़ाए था। लॉबी कैमरे में जो दिख रहा था वह किसी भी तर्क से परे था। वह आदमी, काला कोट, लंबी उंगलियां, खाली आंखों वाला, अब कैमरे की तरफ झुका हुआ नहीं था। वह हवा में उल्टा लटका हुआ था, छत से मानो किसी ने रस्सी से उल्टा टांगा हो। लेकिन कोई रस्सी नहीं थी, कोई सहारा नहीं। उसका चेहरा उल्टा होकर कैमरे के ठीक सामने झूल रहा था, उसकी दाढ़ी हवा में लटकती हुई
और होंठों के किनारे से काली तरल बूंद बूंद बनकर नीचे गिर रही थी। और फिर उसने एक लंबी, धीमी, बेहद खुरदरी आवाज में कहा, निकल क्यों नहीं रहे? आवाज कैमरे से नहीं, कमरे के कोने से आई। मैंने झटके से पीछे देखा, खाली, लेकिन वह आवाज मेरी हड्डियों के अंदर तक उतर गई। उसने दोबारा कहा, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज ठीक मेरे पीछे। मैं मुड़ा, कुछ नहीं, लेकिन मॉनिटर में वह अब भी उल्टा लटका, मुस्कुरा रहा था। 3:41 बैक ऑफिस की लाइटें बुझ गईं। एक तेज फ्लिकर और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मॉनिटर की भयानक नीली चमक रह गई। मैं कुर्सी के बिल्कुल पीछे सिमट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था बाहर फटकर गिर जाएगा। अचानक मॉनिटर के एक कोने में छोटा सा सफेद धब्बा दिखा, जैसे कोई चेहरा धीरे धीरे स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ रहा हो। धब्बा बढ़ता गया और एक बच्ची का चेहरा उभर आया। 7-8 साल की होगी। चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें गड्ढों की तरह खाली, और उसके होठों के बीच घंटी, एक छोटी चांदी की घंटी जिसे वह दांतों से पकड़कर झुंझुना रही थी। उसकी आंखें स्क्रीन में नहीं, सीधे मुझ पर टिकी थीं। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन घंटी की आवाज कमरे के अंदर गूंज रही थी। मैं उसी अंधेरे में कुर्सी से चिपका हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, वो आ रहा है। मैंने चीख मार दी, मगर आवाज मेरे गले में ही घुट गई। 3:48 दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी आवाज के, बिना कुढ़क जैसी ध्वनि के। बस खुद ही खुल गया, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खोल रहा हो। मैं जकड़ गया था, उठ नहीं पाया, भाग भी नहीं सका। दरवाजा पूरी तरह खुला और बाहर लॉबी का आधा अंधेरा गलियारा दिखने लगा। फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, पानी टपकने जैसी लकीरें सीधी उसी दरवाजे की ओर आ रही थीं जहां मैं था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी टिंग, घंटी, न लाइब्रेरी की न रिसेप्शन की, मेरे ठीक पीछे। मैंने सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन मेरी गर्दन जैसे पत्थर हो गई थी। मैंने कांपते हुए फुसफुसाया, कौन? फिर 2 कदमों की आवाज बैक ऑफिस के अंदर, और अगले ही पल मॉनिटर का स्क्रीन बदल गया। अब वहां मैं दिख रहा था, बिल्कुल अभी उसी बैक ऑफिस में बैठे हुए। स्क्रीन के पीछे से कैमरा मुझे लाइव दिखा रहा था, और मेरे पीछे एक काला साया धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। लंबा, पतला, हड्डियों जैसा शरीर, और उसकी उंगलियां इतनी लंबी कि जमीन तक पहुंच रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं सिर्फ एक शब्द बोल पाया, भगवान। साया झुकते झुकते मेरे कान तक आया, और वही खुरदरी आवाज, दरवाजा तो खुला है, बाहर आओ। 3:05 अचानक सब शांत हो गया। लॉकरों की खड़खड़ाहट बंद, घंटी बंद, कदमों की आवाज बंद, और साया कहीं नहीं। ऐसा लगा मानो कोई तूफान एक पल में रुक गया हो। मैंने खुद को खड़ा किया। सांसें इतनी भारी थीं कि हर सांस खून जैसे गले में चुभ रही थी। मैंने दरवाजे के बाहर झांका। लॉबी पूरी तरह खाली, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान अब भी थे, धीरे धीरे सूख रहे थे। दूर से पुलिस की सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं थोड़ा हिम्मत करके रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। लॉबी खाली, दरवाजा बंद, हवा स्थिर, लेकिन काउंटर पर रखी घंटी अपने आप हिल रही थी, बिना किसी हवा के, बिना छुए, धीरे धीरे कांप रही थी। और फिर एक आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह बच्ची फिर खड़ी थी, वहीं मेरी आंखों के सामने, सफेद चेहरा, काली आंखें। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। और जैसे ही मैं चीखने वाला था, पुलिस भीतर दाखिल हुई। पुलिस अंदर घुसते ही मैं पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उनके टॉर्च की रोशनी लॉबी को चीरती हुई हर कोने तक फैल गई। यहां कोई है, कहीं कोई छिपा तो नहीं। पुलिस वाले इधर उधर भागे, कमरों में देखना शुरू किया, लेकिन मैं एक ही जगह जड़ हो गया था। जहां वह बच्ची खड़ी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। कोई चेहरा नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई साया नहीं, बस ठंडी हवा की एक लहर
मेरे चेहरे को चीरती हुई निकल गई। मैंने कांपते हुए पुलिस से कहा, वो यहीं थी, सफेद चेहरा, काली आंखें। उसने कहा, अब मेरी बारी है। पुलिस वाला मुझे घूरने लगा। यहां? अभी? बेटा, यहां तो कोई नहीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, कैमरे चेक किए, लॉबी खंगाली, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। और तभी एक पुलिस वाले ने मॉनिटर की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर वही बैक ऑफिस का लाइव कैमरा खुला था। उस अंधेरे कमरे में खाली कुर्सी, हल्का झुलता हुआ दरवाजा, लेकिन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन हल्के से गड़बड़ाई और फ्रेम के किनारे 1 सेकंड के लिए वही बच्ची दिखी। सफेद चेहरा, काली आंखें और उसके होंठों में दबी हुई घंटी। टिंग! पुलिस वाले चौंक कर स्क्रीन के पास गए, लेकिन रिकॉर्डिंग खुद ब खुद बंद हो गई। वीडियो फाइल करप्ट, फुटेज गायब, सब ऐसे मिट गया जैसे कभी था ही नहीं। मैंने डर से भरकर अपने होंठ काट लिए। सर, आपने देखा? आप सबने देखा? वो पुलिस वाले ने सिर हिलाया। तुम्हें आराम की जरूरत है। रात भर की ड्यूटी, दिमाग खेल खेल सकता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, मुझे साफ लगा उसने भी वो घंटी सुनी थी। पुलिस के जाने के बाद मैं रिसेप्शन पर खड़ा था। कमरा शांत था, पर हवा भारी। मैंने कांपते हुए घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी घंटी ने खुद ब खुद उछलकर जोर से बजा दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। काउंटर पर काली स्याही की तरह एक शब्द उभर आया, शुरू हुआ है। मेरी रीढ़ सुन्न हो गई, दिल धड़कने की जगह जलता महसूस हुआ। और आखिरी लाइन जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर बोली, अगली रात हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगा कि कहानी यहां खत्म हो गई तो नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। वो साया, वो बच्ची, वो घंटी, अब भी उसके पीछे। और हम पार्ट 3 में बताएंगे कि पुलिस के जाने के बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ और क्यों वह कहता है, उस रात मैंने अपनी मौत को चलते हुए देखा। कमेंट में जरूर बताइए वह बच्ची भूत थी या कुछ और। आपकी राय अगले पार्ट में शामिल की जाएगी। और हां, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 3 कमिंग सून। और यकीन मानिए, अगली रात आप सो नहीं पाएंगे।